बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी ने मैट्रिक बेस पर जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से मैट्रिक पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया है या आर्ट्स के साथ किया है तो आप मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीक़ाकार बहुत सिंपल है। आपने नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। तो आपका एक रोल नंबर स्लिप जनरेट होगा और उसमें आपका डेट और जो टेस्ट होता है वो उसकी डिटेल लिखी होगी। आपने उसे प्रिंट करना है और उस एड्रेस पर आपने पहुंच जाना है टेस्ट देने। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने पाकिस्तान नेवी में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो टेस्ट वाले दिन आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। दूसरी चीज़ जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान नेवी का जो टेस्ट सिलेबस है वो किस तरह है। तमाम पोस्टों के लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इन दोनों टॉपिक्स को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इन दो टॉपिक्स के रिलेटेड हो वो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जिन्होंने सैनिटरी वर्कर के लिए अप्लाई किया है उनका टेस्ट अलग होता है, ठीक है। तो वो अगर इस वीडियो को ना भी देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, हम अभी डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने टेस्ट वाले दिन अपने साथ लेकर जाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ जो आपके पास होने लाजमी है और जिसके बगैर आपको टेस्ट के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा और वो है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड आपके पास होना लाजमी है। जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, 18 साल से ज़्यादा उम्र है, उनके पास स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है। बे फॉर्म या नॉर्मल शनाख्ती कार्ड पर आपको टेस्ट के लिए बैठने नहीं देंगे क्योंकि वो अब एक्सेप्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपके पास नॉर्मल शनाख्ती कार्ड है आपने नादरा जाना है और वहाँ पर आपने स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करना है और जो नादरा की तरफ से आपको टोकन मिलेगा उस टोकन पर आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप जुवेनाइल कार्ड बनाएंगे। अब आपने जुवेनाइल कार्ड का लफ्ज़ शायद पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि जुवेनाइल कार्ड एक शनाख्ती कार्ड की तरह ही होता है और ये आपका 18 साल से कम उम्र जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। जिनकी उम्र 18 साल से कम हो नादरा की तरफ से उनके लिए एक कार्ड इशू होता है जिसे जुवेनाइल कार्ड कहते हैं और ये कार्ड आप 18 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी पहचान होती है और जैसे ही 18 साल आपकी उम्र पूरी हो जाती है तो ये कार्ड ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने नादरा जाना है और आपने वहाँ पर जुवेनाइल कार्ड के लिए अप्लाई करना है और आपको नादरा की तरफ से एक टोकन मिलेगा और उस टोकन पर आप पाकिस्तान नेवी का टेस्ट दे सकते हो। तो एक आपके पास ये चीज़ भी होनी चाहिए अगर आपकी एज 18 साल से कम हो। बे फॉर्म पर या फिर पुराना शनाख्ती कार्ड पर जो उर्दू में हुआ करता था उस पर आपको टेस्ट के लिए बैठने नहीं देंगे। एक और चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है रोल नंबर स्लिप। आपने जब नेवी में अप्लाई किया था तो आखिर में आपको एक टेस्ट स्लिप जनरेट हुआ था, वो टेस्ट स्लिप आपने कलर प्रिंट करना, याद रहे आपने कलर प्रिंट करना है, ब्लैक एंड आउट नहीं करना। उसके साथ 100 रुपये आपने अपने पास रखने हैं, ये आप नेवी सेंटर में जमा करोगे, ये 100 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। इसके बाद आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट या डीएमसी ओरिजिनल होना लाजमी है। यहाँ पर मैंने कहा है कि ओरिजिनल होना लाजमी है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव देहात में मैट्रिक तक पढ़ लेते हैं और उसके बाद शहर चले जाते हैं मज़दूरी के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए। तो वो वहाँ पर नेवी में वहीं से नेवी में अप्लाई कर लेते हैं और उनके जो कागजात होते हैं वो गांव देहात में होते हैं और फिर जब भर्ती आती है तो वो गांव देहात से पिक्चर मंगवा लेते हैं और उसे प्रिंट करते हैं और वो अपने साथ लेकर जाते हैं और ये समझते हैं कि हमें टेस्ट के लिए बैठने दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आपने जहाँ पर भी हैं आपने डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेने हैं किसी तरीके से और ये आपने ओरिजिनल लेकर जाना है, मार्कशीट। अच्छा, एक और चीज़ है मैट्रिक सनद। अगर आपने मैट्रिक 2022 या फिर उससे पहले 2021 में, 20 में या 19 में किया है तो मैट्रिक का सनद भी आपके पास होना लाजमी है,
ठीक है। अब मैट्रिक का सनद क्या है, ये 2 साल बाद जब आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे देते हैं तो 2 साल बाद 2.5 साल बाद ये आपके स्कूल में आता है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक की डिग्री हासिल की होती है, जैसे कि मैंने कोहाट बोर्ड से हासिल की है, तो मेरे पास सनद जो है वो भी कोहाट बोर्ड का है, ठीक है। तो ये सनद आपके स्कूल में आता है 2 या 2.5 साल बाद। तो इसमें इसीलिए आपने अपने स्कूल से रब्ता करना है और उन्हें कहना है कि अपना इंफॉर्मेशन दे के, यानी कि अपना रोल नंबर बता के, नाम बता के, तो अगर सनद आया है आपने ये वसूल कर लेना है। अगर आपने 2023, 24 या 25 में किया है तो आप, अगर आपने 2023 में किया है तो भी आप स्कूल में जाकर कंफर्म कर लें, ठीक है। अगर आया है तो वसूल कर लें, अगर नहीं आया है तो सेंटर में अगर आपसे पूछे तो उनको बता दें कि सर हमने स्कूल में इन्फॉर्म किया था, हमने स्कूल में पता किया तो हमारा फ़िलहाल सनद नहीं आया है। जिन्होंने 2024 में मैट्रिक किया है या 25 में किया है तो उनका तो अभी तक नहीं आया होगा, तो फ़िलहाल वो इस मैट्रिक सनद की जो है टेंशन ना लें। अच्छा, जो जॉब्स आई हैं उसमें काफ़ी सारे पोस्टें आईटी की हैं, जिसके लिए डीई की जो डिग्री है वो लाजमी है। तो इसके लिए आपके पास डीई का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, डिप्लोमा का, वो सनद आपके पास लाजमी होना चाहिए और ये भी ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक कुछ है। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी हैं जो आपने लाजमी तौर पर ये भी जान लेना है। आईटी ब्रांच के लिए कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिस पर आप बीएस, यानी कि अगर आपने बैचलर किया है आईटी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो 20 की जो डिग्री है उसका सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ पोस्टें ऐसी हैं आईटी ब्रांच की ही जिसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब ये जो डोमिसाइल है या पीआरसी, ये तमाम पोस्टों के लिए है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आईटी ब्रांच के लिए, ये तमाम जो सेलर में, टेक्निकल में, मरीन में, या इसके अलावा जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो उनके लिए डोमिसाइल या पीआरसी होना लाजमी है, ठीक है। कहीं किसी जगह पर पीआरसी चलता है, कहीं पर डोमिसाइल चलता है। बहरहाल अगर आपके इलाके में डोमिसाइल और पीआरसी चलता है तो ये दोनों बना लें, जैसे कि अंदरूनी सिंध में ये दोनों बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये दोनों बना लेने हैं। और आज़ाद कश्मीर में भी पीआरसी बनता है तो आज़ाद कश्मीर वाले भी पीआरसी बना लें। और बाकी जो जिनका डोमिसाइल न बना हो वो डोमिसाइल लाजिम बना लें। डोमिसाइल के बगैर आपको टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपने अपने वालिद और या फिर गार्डियन कहते हैं, मिसाल है अगर आपके वालिद फ़ौत हो गए हैं तो आपका कोई बड़ा भाई हो, कोई बड़ा चचा हो, तो उसको गार्डियन कहते हैं, जो आपकी रखवाली करता हो, देखभाल करता हो, ठीक है। तो उसकी शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपने लेकर जानी है अपने साथ एहतियातन। इसके साथ साथ कुछ एक पोस्ट है हमारे यहाँ पर नायब ख़तीब के नाम से, इसमें जो उलमाए कराम अप्लाई करेंगे उनके पास दरस निज़ामी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये दरस निज़ामी आपको पता है कि वफ़ाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान जो बोर्ड है मदारिस का, वहाँ से आपको मिलता है, वहाँ से इशू होता है। तो ये आपके पास ये भी ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और पोस्ट है इस निवी में, इस जो भर्ती आई है ड्राइविंग एमटी ड्राइविंग की, तो इसमें लाइसेंस होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास लाइसेंस जो है वो वैलिड भी होना चाहिए और ओरिजिनल भी होना चाहिए। तो ये थे वो डॉक्यूमेंट्स जो आप अपने पास रखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, और वो है कि 3-4 तस्वीरें अपनी वो भी साथ लेकर जाएं, ठीक है। 3-4 तस्वीरें लेकर जाएं इंशाल्लाह। तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपको किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं रिटन टेस्ट की तरफ। पहला टॉपिक जो हमारा था वो कवर हो गया है। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बुनियादी कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझनी है कि आपका जो टेस्ट है वो इंग्लिश मीडियम टेस्ट है। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन उर्दू में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, ये आपका जो टेस्ट है वो एमसीक्यूज़ की बुनियाद पर होगा। एमसीक्यूज़ में क्या होता है, क्वेश्चन होता है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, कोई एक ऑप्शन आपने चूज़ करना होता है और फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको एमसीक्यूज़ कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर पर होगा। ये भी आपको आपके इल्म में ला दूँ, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने कंप्यूटर इस्तेमाल न किया हो, ख़ास करके जो नायब ख़तीब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो गांव देहात से होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर या लैपटॉप कभी इस्तेमाल न किया हो, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का जानना, माउस का स्पेशली जानना, लैपटॉप यानी कि कीबोर्ड का किस तरीके से आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, या अगर आप थोड़ा बहुत सीख लें यूट्यूब से तो इंशाल्लाह आपको किसी
किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। एक और चीज़ है, ख़ास बात है, ख़ास पॉइंट है कि हर टेस्ट में 50% अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका टेस्ट पास शुमार होगा। एक और चीज़, फर्स्ट टेस्ट इज़ कंपलसरी फॉर सेकंड टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपके टोटल 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। एक पहला आपका टेस्ट होगा ये इंटेलिजेंस वाला टेस्ट, और दूसरा आपका टेस्ट होगा एकेडमिक टेस्ट। और ये जो दोनों टेस्ट है ना, ये दोनों टेस्ट आपके अलग-अलग होंगे। एकेडमिक टेस्ट अलग होगा और ये इंटेलिजेंस टेस्ट अलग होगा। पहला टेस्ट आपका ये वाला इंटेलिजेंस वाला टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप इस इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करते हो तो ही आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट फेल कर लेते हो तो एकेडमिक टेस्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखें। तो इंटेलिजेंस टेस्ट पास करना भी लाजमी है और एकेडमिक टेस्ट भी पास करना लाजमी है। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लेते हो और उसके बाद एकेडमिक में फ़ेल हो जाते हो तो भी आप फेल होगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये दोनों टेस्ट जो हैं ये पास करना लाजमी है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि इंटेलिजेंस में कितने क्वेश्चन होते हैं और कितना टाइम दिया जाता है। 40 MCQs होते हैं और 17 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद फिर एकेडमिक टेस्ट में भी 40 MCQs होते हैं और 17 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और बात भी है जो आपको मैं बता दूँ कि ये जो 17 मिनट का टाइम है ना, ये कोई पक्की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने कोई ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया है, कोई उनका ऑफिशियल पक्का रिटन सिलेबस नहीं है कि हर जगह पर वही फॉलो होता हो, ठीक है। आर्मी की तरह, आर्मी के जो PMA लॉन्ग कोर्स होता है, कोई अफसर की भर्ती चलती है तो उनका एक फ़िक्स सिलेबस होता है, पूरे पाकिस्तान में वही सिलेबस होता है। लेकिन नेवी का ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। यहाँ पर 17 मिनट का टाइम है ना। अब ये 17 मिनट का टाइम, मैंने जब टेस्ट दिया था तो मुझे ये 17 मिनट का टाइम दिया गया था। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा से थे। उन्होंने कहा था कि सर हमारे पास जो टाइम दिया गया था वो 18 मिनट का था, तो आपको 17 मिनट भी दिया जा सकता है, आपको 18 मिनट भी दिया जा सकता है। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जिस काम पर आपने फोकस करना है वो ये है कि आपने इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करनी है पहला, और आपने एकेडमिक टेस्ट की तैयारी करनी है। आपने टेस्ट अच्छा देना है, न कि आपने टाइम को देखना है, ठीक है। टाइम, अगर आपकी टेस्ट की तैयारी अच्छी हो, आप यकीन माने ये जो 40 MCQs हैं ये आप 6 से 7 मिनट में कर लेंगे। सिर्फ आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि जी इंटेलिजेंस टेस्ट में आगे क्या आता है हमारे पास। इंटेलिजेंस टेस्ट में मैंने जब आखिरी बार टेस्ट दिया था मेरे पास 32 MCQs वर्बल के आए थे और 8 MCQs नॉन वर्बल के आए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि इंटेलिजेंस टेस्ट में भी 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं वर्बल के और एक आते हैं नॉन वर्बल के। अच्छा, नॉन वर्बल के बारे में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें किसी किस्म का कोई टेक्स्ट नहीं होता। टेक्स्ट से मुराद ये होता है कि लिखी हुई चीज़ नहीं होती इसमें, ठीक है। मिसाल है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है और नीचे मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूँ, कराची, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, ठीक है। तो आप इस्लामाबाद चूज़ करोगे, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वर्बल क्वेश्चन है। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ये वर्बल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तस्वीरों की शक्ल में पूछूं, अगर मैं ऊपर आपको लिख दूं कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा शहर है और इस्लामाबाद की किसी मशहूर जगह फैसल मस्जिद की तस्वीर आपके सामने रख दूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फैसल मस्जिद की तस्वीर लगा दी, फिर मज़ार कायद के नीचे इधर तस्वीर लगा दी और इसके बाद फिर मैंने मीनार पाकिस्तान की तस्वीर लगा दी और नीचे फिर मैंने ज़ियारत की तस्वीर लगा दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये इसमें लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे तस्वीर से आपको पता चल रहा है कि इससे कौन सा शहर मुराद है, ठीक है, क्योंकि ये फेमस चीज़ होती है। तो आपने क्या करना है, फिर फैसल मस्जिद को चूज़ करना है, क्योंकि फैसल मस्जिद कहाँ पर है, इस्लामाबाद में है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जिनमें रिटन लिखी हुई चीज़ नहीं होती है, शक्लों वाली तस्वीरें होती हैं, वो नॉन वर्बल होती हैं, ठीक है, वो नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं। अब नेवी के टेस्ट में क्या होता है कि आपके पास कम से कम 8, 10, 6, 7 MCQs नॉन वर्बल के आते हैं और 32 MCQs आपके वर्बल के आते हैं। अब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 32 MCQs आए वर्बल के और 8 MCQs आए नॉन वर्बल के, ठीक है। लेकिन ये बात पक्की है कि आपको जो MCQs आएंगे वो टोटल 40 होंगे, 40 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी बता दूँ कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि 25 MCQs वर्बल के आएँ, 15 MCQs नॉन वर्बल के आएँ, और इसका उलट भी हो सकता है। मिसाल है कि वर्बल में आपके उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। 25 मैंने पहले 25 कहा, अब मैं कहता हूँ कि 35 भी आ सकते हैं वर्बल के, और नॉन वर्बल आपके पास 5 आ सकते हैं, ठीक है। तो
ये क्यों? क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर पर है, तो कंप्यूटर आपका टेस्ट लेता है, ठीक है। नेवी वाले नहीं लेते हैं। नेवी वालों ने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी होती है, उनमें एमसीक्यूज ऐड किए होते हैं, बाकी वो कंप्यूटर जाने आप जाने ये होता है, ठीक है। बाकी नेवी वाले कोई उसमें वो नहीं करते, पीछे कोई बंदे नहीं होते, वो सिर्फ सर्वर संभालते हैं ताकि आपका कंप्यूटर टेस्ट के दौरान जो ना बंद ना हो, ठीक है, हैंग ना हो, बस इतना संभालते हैं। बाकी टेस्ट किस तरीके से करना है ये कंप्यूटर जाने और आप जाने। तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया कि इन दोनों की आपने प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं एकेडमिक टेस्ट के लिए। अब जहाँ हम बात करेंगे एकेडमिक टेस्ट की, तो वहाँ पर दो किस्म के लोग हमारे सामने आएंगे। एक वो जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो और एक वो जिन्होंने आर्ट्स के साथ किया हो, ठीक है। अब या तो आपने साइंस किया होगा या तो आपने आर्ट्स किया होगा, तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस बात करते हैं कि इसमें कौन से होते हैं। अगर आपने साइंस के साथ मैट्रिक किया है तो आप साइंस चूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपने आर्ट्स के साथ मैट्रिक किया है तो आप आर्ट्स चूज़ करोगे। ये दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है। जब आप अप्लाई करते हो उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि आप साइंस चूज़ करो या आर्ट्स चूज़ करो। अच्छा, ये बात भी आपको बता दूं कि जो कुछ पोस्टें ऐसी हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप आ जाएँ टेक्निकल के लिए मैट्रिक साइंस लाजमी है, तो जो टेक्निकल में अप्लाई करेंगे उनके लिए तो सिर्फ साइंस ही है, उसके पास आर्ट्स का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ मरीन की जो पोस्ट है, मरीन की पोस्ट के लिए भी आपके पास सिर्फ साइंस की एमसीक्यूज़ ही आएंगे, ठीक है। टेक्निकल में भी सिर्फ साइंस की एमसीक्यूज़ ही आएंगे। लेकिन जो नेवल पुलिस है, इसमें जो लोग अप्लाई करेंगे और इनका जब एकेडमिक टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट पास हो जाएगा, फिर स्क्रीन पर आ जाएगा कि भाई आप या साइंस सेलेक्ट करो या आर्ट्स सेलेक्ट करो, ठीक है। इसी तरीके से शेफ स्टेवर्ड में भी, पीटी ब्रांच में भी, इसके अलावा कुछ और भी पोस्टें हैं जिसमें साइंस और आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अगर आप साइंस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका टेस्ट इन सब्जेक्ट में होगा, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज और उसमें पाकिस्तान स्टडी भी शामिल है। अगर आपने आर्ट्स सेलेक्ट किया तो आर्ट्स का टेस्ट इन सब्जेक्ट में से होगा, इंग्लिश से होगा, जनरल मैथ के क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन होंगे। अब मैंने पहले आपको कहा था कि इसकी भी 40 MCQs आते हैं और 17 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर इससे समझें, ठीक है। आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर एकेडमिक टेस्ट में 40 MCQs आते हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश के कितने आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जहन में सवाल बनता है ना कि इंग्लिश के कितने आते हैं, फिज़िक्स के कितने आते हैं, मैथ के कितने आते हैं, केमिस्ट्री के कितने आते हैं और जीके और पाक स्टडी के कितने आते हैं। तो ये भी यहाँ पर मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैंने 3 मॉडल तैयार किए हैं, ठीक है। एक ये मॉडल जिसमें मैंने ब्लू में लिखा है, और उसके साथ एक ये मॉडल और एक ये मॉडल, इसको आपने समझना है थोड़ा सा, ठीक है। ये जो ब्लू में लिखा है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वाला मॉडल है, क्योंकि मैं जब टेस्ट दिया था मेरे पास इंग्लिश के 8 MCQs आए थे, फिज़िक्स की भी 8, मैथ की भी 8, केमिस्ट्री की भी 8 और जीके पाकिस्तान स्टडी की भी 8 MCQs आए थे। तो ये 5 मेजर सब्जेक्ट थे मेरे, और पाँचों के 8-8 MCQs जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारे बनते हैं टोटल 40 MCQs, 40 MCQs बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं घर आया और मैंने कुछ स्टूडेंट्स से पूछा कि हाँ भाई आपके टेस्ट कैसे हुए, जिन्होंने कहा कि सर अच्छे हुए, तो मैंने पूछा कि MCQs कहाँ से आए थे ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो फिज़िक्स की बहुत ज़्यादा MCQs आए थे। मैंने कहा कि तकरीबन कितने आए थे, तो उन्होंने कहा कि सर 12-13 लगभग आए थे MCQs, या उससे भी ज़्यादा आए थे, ठीक है। तो फिर मुझे पता चल गया कि जो नेवी का एकेडमिक टेस्ट का पोर्शन होता है ये फ़िक्स नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको परेशानी हो सके। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने सिलेबस पहचान लेना है, और सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है, ठीक है। स्पेशली इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इन चारों की तो आपने करनी ही करनी है। इसके अलावा आपके पास सिर्फ जीक्यू का ऑप्शन है। इसको मिसाल लेकर अगर आप न भी करें, सिर्फ पाकिस्तान स्टडी करें, तो इसकी पाकिस्तान स्टडी की भी 3 से 4 MCQs आते हैं, ठीक है। जीक्यू अगर आप छोड़ भी दें तो इंशाल्लाह फिर भी आपका ये टेस्ट अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। लेकिन इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री ये लाजमी आपने तैयार करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना हूँ वो ये है कि एक और स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे पास फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। यहाँ पर ये नोट कर लें, एक मैथ मैंने लिखा है 13 MCQs और केमिस्ट्री के लिए मैंने लिखा है 14 MCQs। इंग्लिश के लिए टोटल मैंने 5 MCQs लिखे हैं, फिज़िक्स के लिए मैंने 6 MCQs लिखे हैं, और जीके पाकिस्तान स्टडी के लिए मैंने
जो ना 2 MCQs लिखे हैं। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके 40 MCQs बनते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर एक जगह 8 MCQs आए हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्लू में जो लिखा है यहाँ पर एक जगह 8 MCQs, यहाँ पर 9, किसी में 14, किसी में 6, किसी में 13, ये क्या चक्कर है? तो देखिए इसका आंसर ये है कि ये कंप्यूटर करता है सारी चीज़ें, ये नीवी वाले नहीं करते, ठीक है। कंप्यूटर में इंग्लिश की काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स की भी होते हैं, मैथ की भी होते हैं, केमिस्ट्री की भी होते हैं। सिर्फ कंप्यूटर को इतना बताया जाता है कि आपने 17 मिनट का टाइम में सिर्फ 40 MCQs ही दिखाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखाने, ठीक है। अब उस 40 MCQs में से वो इंग्लिश के कितने पिक करता है MCQs, फिजिक्स के कितने पिक करता है, मैथ के कितने पिक करता है और केमिस्ट्री के कितने पिक करता है, ये कंप्यूटर की मर्ज़ी होती है, ठीक है। ये लाजमी नहीं होता कि यहाँ पर आपके पास 8 ही आएंगे, मेरे पास तो 8 ही आए थे, लेकिन लाजमी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा ना कि कुछ सेंटर के स्टूडेंट और सेंटर वाले जो थे उन्होंने कहा कि सर हमारे पास मैथ के ज़्यादा आए थे, किसी ने कहा कि फ़िज़िक्स के ज़्यादा आए थे, किसी ने कहा केमिस्ट्री के ज़्यादा आए थे। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये बहुत ख़तरनाक बात है, ठीक है। ये जो गारंटी नहीं होती कि भाई कितने MCQs आएंगे, ये बहुत ख़तरनाक बात है। क्यों? क्योंकि मियाँ वाले सेंटर से मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे वो फेल हो गए थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा क्यों फेल हो गए हो, उसने कहा कि सर कम से कम 20 या इससे भी ज़्यादा MCQs आए थे केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री हमें आते ही नहीं है और ना हमने पढ़ी है, ना हमने पढ़ी थी तैयारी के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम फेल हो गए। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने इन तीनों की तैयारी लाजमी करनी है। उसकी वजह क्या है? अगर फिज़िक्स की ज़्यादा आ जाए तो आपने तैयारी तो की होगी, अगर मैथ की ज़्यादा आ जाए तो भी तो आपने तैयारी की होगी, अगर केमिस्ट्री की MCQ ज़्यादा आ जाए तो भी तो आपने तैयारी की होगी। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिज़िक्स में अच्छे होते हैं, मैथ में भी अच्छे होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री उनको बिल्कुल समझ नहीं आती, तो वो केमिस्ट्री को टच ही नहीं करते हैं। लेकिन जब वो टेस्ट देने जाएंगे तो केमिस्ट्री के उनके पास 20 MCQs आएंगे और वो 20 की 20 MCQs वो तुक्के मारेंगे, तुक्के से कोई पास नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपने सारे सब्जेक्ट की अच्छी खासी तैयारी करके जानी है, समझ करके जाना है। कम से कम अपना बेस्ट तो दें, अपना बेस्ट लाजमी दिया करें। तो यहाँ पर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो एकेडमिक टेस्ट का जो पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपने इंग्लिश की भी, फिज़िक्स की भी, मैथ की भी और केमिस्ट्री की अच्छी से तैयारी करनी है। और इसके अलावा जिन्होंने आर्ट्स में मैट्रिक किया है उनके लिए ये 4 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस, जनरल मैथ, इंग्लिश, और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडी को भी ऐड कर लें, ये बहुत इजी है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट लाजमी तौर पर पास होगा, न सिर्फ पास होगा बल्कि अच्छे नंबरों से पास होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ नोट्स की डिटेल्स हैं, ठीक है। हमारे पास पेड नोट्स अवेलेबल है और इसमें हम मल्टीपल जो है ना फाइल्स प्रोवाइड करते हैं आपको। और ख़ास बात आपको बता दूं कि हम नोट्स जो है ना व्हाट्सएप पर प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, लेकिन हम नोट्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि मैं अब काफ़ी मेरा तजर्बा हो गया, नेवी की भर्ती आती हैं, आर्मी की आती हैं, PF की आती हैं, तो हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को हैंडल किया भर्तियों में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिला। लेकिन उस जो भर्ती आई उसमें हमें ये एक्सपीरियंस मिला कि व्हाट्सएप पर मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। अगले ही दिन जब रात को किसी को नोट सेंड कर दो, अगले दिन वो कहता है कि सर हमने व्हाट्सएप चेंज कर लिया, मोबाइल चेंज हो गया, डिलीट हो गए, और ये मसले होते रहते हैं, ठीक है। तो खैर ये कि अब हर बंदे का मैं नंबर सेव तो नहीं रखूँगा कि हाँ भाई इसने मेरे से नोट्स लिए थे तो इसको दोबारा सेंड कर दो। खैर, तो इसका मैंने सोल्यूशन ये निकाला है कि नोट्स जो होते हैं वो मैं आपको इस गूगल ड्राइव के ज़रिए से प्रोवाइड करूँगा। अब ये गूगल ड्राइव क्या है? ये गूगल का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें आप चीज़ें सेव रख सकते हो, 15 GB तक आपके पास ये डेटा होता है। आप अपनी कोई भी वीडियो, तस्वीर, ऑडियो, PDF वगैरह आप इसमें सेव रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल ड्राइव में मैंने फ़ोल्डर बनाए होते हैं, वहाँ पर सारे नोट्स अपलोड कर लेता हूँ, और वहाँ से जो भी मुझे पे करता है और अपनी Gmail ID देता है उसको मैं यहाँ से एक्सेस दे देता हूँ, और वो अपने मोबाइल में, अपने घर लैपटॉप में घर बैठे वो नोट्स रीड कर सकता है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से ये जो नेवी के नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे गूगल ड्राइव के ज़रिए से। और इसके साथ मेरी एक वेबसाइट है नेवी की, वहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस और मॉक टेस्ट अवेलेबल है। मॉक टेस्ट क्या होते हैं कि जिस तरह
आप नेवी के टेस्ट देने जाते हो तो वहाँ पर सेम टू सेम उसी तरीके से हमने टेस्ट तैयार किए होते हैं, मल्टीपल 20-30 से ज़्यादा जो है ना हमने मॉक टेस्ट तैयार किए होते हैं, और उसी में भी हमने एकेडमिक भी हो हैं उसमें शामिल और इंटेलिजेंस भी शामिल हैं। उससे क्या होता है कि जब आप वो लेते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ मेरी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं कहता हूँ कि मॉक टेस्ट जो बड़ी बड़ी एकेडमीज़ होते हैं जिनके हज़ारों सैकड़ों स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टेस्ट पास कर लेते हैं, उनका राज यही है कि वो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और आपको भी मैं यही कहता हूँ कि मॉक टेस्ट लिया करें, ख़ुद बनाया करें अपने मॉक टेस्ट और ख़ुद लिया करें। बनाना भी आसान है, आप गूगल फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं वो भी इस तरह की काम करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। याद रहे ये जो नोट्स है इसकी मामूली सी फ़ीस है, ये मैं लाजमी आपको चार्ज करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपने कौन कौन से टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले मैं आपके साथ इंग्लिश के टॉपिक्स शेयर कर दूं। इंग्लिश में आप इन टॉपिक्स को अगर कवर कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का टेस्ट इंतहाई आसानी के साथ पास हो सकता है, क्योंकि इन्हीं में से MCQs आते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आपने टच करना हो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लें, टेंसेस कवर कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, करेक्ट स्पेलिंग और बेसिक सिनोनिम और एंटोनिम, इसको आपने रेडी करना है। इंशाल्लाह ये इंग्लिश का टेस्ट आपका, इंग्लिश के जितने MCQs आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में क्या आएगा? फ़िज़िक्स में आपका आता है जी SI यूनिट्स, डिफिनीशंस, फार्मूलाज, सिंबल्स, वैल्यूज़ वगैरह। वैल्यूज़ से मुराद ये है कि भाई एक्सेलरेशन की एक कंडीशन कोई बता दी, उसमें वैल्यू पूछ ली, जी की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। और इसके अलावा जो जनरल टर्म्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते, MCQs आ सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे MCQs लाजमी आता है। डायनामिक्स, चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, इससे MCQs लग सकते हैं। ग्रेविटेशन, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, साउंड, ऑप्टिक्स, ये जो मेन टॉपिक्स है ना, इसको आपने लाजमी तौर पर टच करना है। इसके MCQs पढ़ लें, इसके डिफिनीशंस पढ़ लें, इसी को कंसेप्ट क्लियर कर लें। इंशाल्लाह फिज़िक्स का जो MCQs आएंगे वो भी आपके जो ना अच्छे MCQs आप कवर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैथ की बात करते हैं। मैथ में आप क्या चीज़ यानी कवर करें? नंबर, पहले नंबर और नंबर सिस्टम जो होते हैं, नेचुरल, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इसका जो यानी कि जो लॉज होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, वगैरह, ये आपने प्रिपेयर करना है। फिर सेट एंड फंक्शन, ये मैं आपको चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, इसको आप प्रिपेयर कर लें। एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी सारे MCQs लगते हैं। लीनियर इक्वेशंस, इसको प्रिपेयर कर लें। बेसिक अलजेब्रा, और उसमें आपके अलजेब्रे के जो फार्मूलाज हैं ये भी शामिल कर लें। बेसिक जियोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, और उसके साथ रेशो, प्रोपोर्शन, मीन, मीडियन, मूड वगैरह, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। 9th और 10th क्लास की बेसिक ही चीज़ें हैं, इसमें आपने ये चीज़ें प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह मैथ में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। उसके बाद पीरियोडिक टेबल टॉपिक पढ़ लें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं यहाँ से आपके काफ़ी सारे MCQs लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड, गैस, सॉलिड और इसकी जो थ्योरीज हैं इसको आपने पढ़ना है। एसिड, बेस वगैरह इसको पढ़ना है। केमिकल फार्मूला, वैल्यू ऑफ मोल्स वगैरह, ये आपने पढ़ना है। तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री के MCQs यहाँ से ही आते हैं। इसके अलावा कहीं कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जहाँ से आपके MCQs आ जाए, ठीक है। 1-2 टॉपिक और भी हो सकते हैं, जब वो आप केमिस्ट्री की बुक खोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, उसको भी टच कर लें। अच्छा, वर्ल्ड जनरल नॉलेज में आप कैपिटल करेंसी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल हेडक्वार्टर, ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स वगैरह, वर्ल्ड बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, ओल्डेस्ट वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं इसको आप पढ़ लें इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई यानी कि टफ़ चीज़ आपने ज़्यादा टच नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें से 2-3 MCQs आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। या कैपिटल पूछ लिया, या करेंसी पूछ ली, या कोई हेडक्वार्टर पूछ लिया, या कोई ओशियन पूछ लिया, ठीक है, ये इन्हीं में से MCQs आते हैं। पाकिस्तान स्टडी में आपने क्या करना है, यहाँ से आपने बेसिक पाकिस्तान रीड कर लें। पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स, पाकिस्तान के डिवीजन्स कितने हैं, ठीक है, पाकिस्तान के रिवर्स, पाकिस्तान के लेक्स, डेजर्ट्स, निकनेम क्या मुराद हैं जी, ब्राज़ीलियंस ऑफ पाकिस्तान,
इसके अलावा शहीनों का शहर, ठीक है, सिटी ऑफ लाइट्स किसे कहते हैं, सिटी ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं। ये जो हमारे शहर है ना बड़े बड़े, इनके कुछ निक नेम्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कराची को कहते हैं सिटी ऑफ लाइट्स, पेशावर को हम कहते हैं सिटी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो इसके इनके नाम आपने याद रखने हैं। इस तरह हमारे पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो हिस्टोरिकल जगह हैं, इसके अलावा पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में आपने लाजमी तौर पर रीड आउट करना है। फिर पाकिस्तान के फर्स्ट, पाकिस्तान के लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट और बिगेस्ट, ये जो चीज़ें हैं इसको आपने लाजमी रीड आउट करना है। मिसाल आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। पाकिस्तान के लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी हैं, जो ना रिवर कौन सा है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट लेक कौन सा है पाकिस्तान का, स्मॉलेस्ट सिटी कौन सी है, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, या फिर ओल्डेस्ट फैक्ट्री कौन सी है, मिसाल कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बिगेस्ट फैक्ट्री या बिगेस्ट बिल्डिंग या बिगेस्ट कोई भी चीज़, ठीक है, एयरपोर्ट, ये नहीं पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने कवर करनी है, पाकिस्तान स्टडी भी आपका कवर हो जाएगा। ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ इसकी प्रिपरेशन की भी जो है ना वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा।